धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 7 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें आपकी जानकारी में लाना बेहतर होगा। आपको पता है जुमेरात का दिन है, यानी कि बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे भी आप कह सकते हैं, बृहस्पतिवार भी कह सकते हैं। कल है शुक्रवार, हम लोग छुट्टी पे रहेंगे, यानी कि आज का आखिरी बुलेटिन है। हालांकि कल शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन, आप लोग 2-3 प्रोग्राम हमारे देख सकते हैं। जैसे प्रोफेसर राम पुनियानी जी का हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है और उनसे पूछा है कि सालार मसूद गाजी और सोहेल देव के बीच में क्या हुआ था बहराइच के अंदर, क्योंकि आजकल भाजपा सरकार सोहेल देव का स्मारक बनाने की कोशिश कर रही है और सालार मसूद गाजी वाले उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। जरूर देखिएगा उस प्रोग्राम को। और इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम पहले से रिकॉर्ड किए हैं जिनको कल ब्रेक किया जाएगा। आज अभी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहली खबर की तरफ। पूर्व सीजेआई यानी कि रंजन गोगोई के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप, लेकिन ... हम फाइल को बंद कर रहे हैं। अब इसकी आगे जांच कराने की जरूरत नहीं है, इस पर सुनवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला काफी पुराना हो गया है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को आज बंद कर दिया जो सीजेआई रंजन गोगोई से जुड़ा हुआ था। आप लोगों को पता है जिस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उस वक्त उन पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही काम करने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया, शारीरिक शोषण किया, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच खुद पहले ही उनको क्लीन चिट दे चुकी है। तो ऐसे में जस्टिस, जो पूर्व जस्टिस हैं ए के पटनायक, उनकी जो एक कमेटी थी जो इस मामले की जांच कर रही थी, उन्होंने कहा हमें ये जांच नहीं दी गई थी कि यौन उत्पीड़न की जांच करनी है कि यौन उत्पीड़न हुआ है कि नहीं हुआ। हमें तो ये कहा गया था कि इस मामले में साजिश हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में साजिश की गई है। लेकिन बेहतर होता कि इतनी बड़ी बात कहने वाला सुप्रीम कोर्ट ये बात का भी खुलासा करता कि आखिर साजिश किसने की, कैसे की, तमाम चीजों को उसे सामने लाना चाहिए था। उसे इस केस को ऐसे बंद नहीं करना चाहिए था। लेकिन साहब, सुप्रीम कोर्ट है, जज के विवेक पे सब कुछ निर्भर है, जज जो चाहे वो कर दे। तो इस फाइल को अब बंद कर दिया गया। ये तस्वीर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को साजिश बताया जा रहा है। वहीं कल एक खबर हमने आपके सामने रखी थी दिल्ली की राउजेड एवेन्यू अदालत से, जहां एमपी एमएलए से जुड़े हुए मामलों की जो है सुनवाई होती है। वहां पर मोदी सरकार के पूर्व मंत्री और देश के जाने माने पत्रकार एमजे अकबर को कोर्ट ने झटका दिया। कहा कि प्रिया रमानी का यह कहना कि आपने 20 साल पहले उसका शारीरिक शोषण किया, यौन उत्पीड़न किया, वो गलत नहीं है। महिलाओं के साथ ऐसा होता है और महिलाएं कभी भी अपने साथ हुए ऐसे दुराचार की FIR दर्ज करा सकती हैं। हम आपके कहने पर प्रिया रमानी को मानहानि का दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हम उनको इस मामले में बाइज्जत बरी करते हैं। तो एक तरफ तो निचली अदालत ये कह रही है कि महिला कभी भी जीवन भर आके मुकदमा लिखवा सकती है और पर्दे के पीछे, दरवाजे के पीछे उसके बहुत कुछ होता है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये तो साजिश के तहत किया गया था और साजिश का खुलासा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ में दलील ये दे रहे हैं क्योंकि सीजेआई रंजन गोगोई उस दौरान NRC की सुनवाई कर रहे थे, उस दौरान राम मंदिर से जुड़े मामले की, बाबरी मस्जिद से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे और कई अहम फैसलों की सुनवाई कर रहे थे। तो इसलिए उनके खिलाफ ये साजिश रची गई थी। बताया जाता साजिश पक्ष ने रची कि विपक्ष ने रची, लेकिन मामला पेंडिंग चला गया तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम हैं रिपोर्टर जी, जो रिपोर्ट होगी, पुलिस लोगों को पिटे या लोग पुलिस को पिटे, दोनों चीजें आपके सामने धर देंगे। हमारा काम है धरना। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। जवाब तलब करने के बाद जब यूपी सरकार ने पुरानी योजना की फाइल पेश कर दी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमकर फटकार लगा दी। कहा कि पुरानी योजना की फाइल हमारे सामने आखिर पेश कैसे की, हमने नई योजना मांगी गई थी आपसे और पूछा था कि इस मामले में अब तक क्या हुआ, आप पुराना फाइल उठा के लाके हमारे सामने रख रहे हैं। फटकार लगाई है और अगली तारीख तय कर दी है। कैसे कैसे क्या मामला कटा है वो जान लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए किसकी बेंच के सामने मामला है, फिर बताएंगे कि मामला क्या है और फिर ये फटकार क्यों लगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर, उनके साथ जस्टिस एस शमशेरी, इन दोनों की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही है। इन्होंने अगली तारीख के लिए 22 फरवरी का दिन निर्धारित किया है। मामला क्या है वो जान लीजिए। कुछ लोग स्टूडेंट में वो पहुंच गए, यानी कि कुछ विधि से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं,
वो पहुंच गए इलाहाबाद हाईकोर्ट। उन्होंने पिटीशन दाखिल की। उन्होंने कहा साहब पूरे प्रदेश के अंदर इतने सारे थाने हैं, बहुत सारी महिला पुलिसकर्मी भी हैं, उनके लिए वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है, मौलिक सुविधाओं का अभाव है वहाँ पे। ऐसे में आप सरकार को पूछिए कि वो कर क्या रही है। तो इनकी पिटीशन पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। सरकार पहुंच गई वो सालों पुरानी अपनी फाइल लेके, और जैसे ही वो फाइल अदालत के सामने पहुंची तो अदालत का गुस्सा आ गया और उसने नाराज़गी का इजहार करते हुए इनको जमकर फटकार लगाई। उस फाइल के मुताबिक जो पुरानी रिपोर्ट है, सालों से चल रही है, 1425 कुल थाने हैं उत्तर प्रदेश में। आंकड़ा नोट कर लीजिए। इसमें से 1317 थानों में महिला पुलिस के लिए हॉस्टल बनाए जाने की योजना है जी। हॉस्टल बनाया जाएगा ताकि वो वहाँ रह सकें, जिसे बैरिक कहते हैं देसी भाषा में। और वहाँ पे 4 महिलाओं के ऊपर ना जी एक टॉयलेट बनाया जाएगा, वॉशरूम, टॉयलेट वॉशरूम जानते होंगे ना, वो बनाए जाने का प्लान है। लेकिन कोर्ट ने कहा भैया बनाए कितने हैं अब तक, किया क्या इसमें बढ़ाओ क्या, ये उठा के लाके रख दिया हमारे सामने, ये हटाओ, अब 22 तारीख को दोबारा आओ लेके के किया क्या इसमें अब तक। तो देखेंगे 22 तारीख को अगली सुनवाई क्या होती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लव जिहाद कानून आप जानते होंगे, जिसको धर्म परिवर्तन कहा जाता है। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। साथ ही इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के कानून को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कानून को चुनौती दी गई है, क्योंकि 2 अलग अलग राज्यों का मामला है तो हाई कोर्ट में तो लेके जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट वो मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है। तो ऐसे में जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसने कहा साहब हमें भी पक्षकार बनाओ, हमें भी पार्टी बनाओ, हम इसमें अपना पक्ष रखेंगे। तो सीजेआई ऐसे बोबड़े की बेंच ने पूछ लिया वकील महोदय से कि भैया आपको क्यों पार्टी बनाया जाए। तो उन्होंने कहा साहब एक बात बताइए, ये कानून बनाया गया है, जब से ये कानून बना है सबसे ज़्यादा इस कानून का शिकार जो है मुस्लिम नौजवान हो रहे हैं। उन पे लव जिहाद का आरोप लगा के और तमाम आरोप लगा के उन पे मुकदमे किए जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। ऐसे हमारा पक्ष तो सुनना ज़रूरी है ना। मकबूल एजाज वकील हैं, उन्होंने ये पक्ष रखा। सीजेआई ने कहा अच्छा ठीक है भाई मान लेते हैं और इनको अनुमति दे दी है। एडवोकेट का नाम दोबारा बोल देता हूँ, मकबूल एजाज नहीं, एजाज मकबूल है। तो उन्होंने दखल याचिका जो दाखिल की थी तो उसको स्वीकार कर लिया और अब इनको पार्टी बना लिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि ये पार्टी बन गए हैं, अब वहाँ पर किस तरीके की जीरा बहस देखने को मिलेगी और क्या सुप्रीम कोर्ट से कैसा फैसला आएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब जमात उलमा हिंद की बात की तो अभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, तबलीगी जमात की बात कर लेते हैं। तबलीगी जमात के मामले में दिल्ली पुलिस का रवैया पूरी दुनिया के सामने है। उसने साबित करने की कोशिश की, मुकदमे दर्ज करके वहाँ से लोगों को हेडक्वार्टर से निकाल के, जिसको मरकज़ कहा जाता है, निज़ामुद्दीन में स्थित है, कि साहब ये तबलीगी जो हैं विदेशों से आए, यहाँ इकट्ठे हो गए, कोरोना लॉकडाउन का जो गाइडलाइन थी उनका उल्लंघन किया, इन्होंने कोरोना फैला दी। वो तमाम लोग हम सब चीज़ें जानते हैं। धाकड़ खबर ने भी खूब आपको रूबरू कराया है कि मौलाना साहब पे कब ईडी जांच कर रही है, कब उनके खाते सील कर दिए, कब फलाना कर दिया, कब ठिकाना कर दिया, कब बरी हो गए, कब विदेश के लिए, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब इस मामले में एक नया कारनामा दिल्ली पुलिस का सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस ने उन लोगों पर भी मुकदमे कर रखे हैं जिन्होंने तबलीगी जमात के लोगों को अपने घर में पनाह दी। भैया जब आदमी दुखी है, विदेश से आया हुआ मेहमान है, कोई तो उसे ठहराएगा, लेकिन उन पे भी मुकदमा दर्ज कर रखा है। तो ऐसे 2 लोग जिन पर ऐसा मुकदमा दर्ज है, एक शख्स का नाम है रिजवान, दूसरे शख्स का नाम है सिद्दीक, ये दोनों पहुंच गए हाई कोर्ट और इन्होंने वहाँ पे एक पिटीशन दाखिल कर दी। जस्टिस सुरेश कुमार कैद की बेंच उस मामले को सुन रही है। उसने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल कर दिया और बताया कि जी हाँ, उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जो ये डिमांड लेके आए हैं कि इनकी एफआईआर को खारिज कर दिया जाए, इनकी एफआईआर को खारिज ना किया जाए। पूरे मामले को देखते हुए जस्टिस सुरेश कैत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी। उनका कहना था कि और भी ऐसे मामले हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, जिसमें लोग तरह तरह की डिमांड कर रहे हैं कि उनसे मुकदमे हटाए जाएं, उनको उनके देश भिजवाया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोग जो है उल्टा पुलिस पे मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ें हैं, इसलिए इसी तारीख को इस मामले को भी ऐड करके एक जगह सब कुछ खिचड़ी तैयार करके सुना जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रियल इस्टेट तो आप जानते ही होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने वाले लोगों को रियल इस्टेट कहा जाता है, उस कारोबार को रियल इस्टेट कहा जाता है। हालांकि उनको बिल्डर कहा जाता है, उनको बिल्डिंगों को रियल इस्टेट का कारोबार जरूर कहा जाता है। तो उससे जुड़ा हुआ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। बुलंदशहर का ये मामला था। पिटिशनर ने जाके वहाँ आर्टिकल 32
सुप्रीम कोर्ट में अब जब आप पिटीशन दाखिल करते हैं तो वहाँ के लिए अलग आर्टिकल यूज़ होते हैं। इसी तरीके से हाई कोर्ट में जब आप पिटीशन दाखिल करते हैं तब वहाँ पे अलग अलग आर्टिकल के तहत आपको पिटीशन दाखिल करनी होती है, उसमें आप राहत मांगते हैं। तो ऐसा ही एक आर्टिकल है 32 यानी कि 32, उसके तहत सीधा कोई भी जाके वहाँ पिटीशन दाखिल कर सकता है। तो इसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की जो बेंच है उसने कहा कि भैया ये जो एक घर खरीदार है ना, ये आर्टिकल 32 का हवाला देकर सीधे सुप्रीम कोर्ट ना आए, इनके पास और भी ऑप्शन है, ये रेरा में जा सकते हैं, रेरा के पास भी तमाम अधिकार हैं। अब बताते हैं इस पिटिशनर की डिमांड क्या थी। बुलंदशहर के इस पिटिशनर का कहना था कि इन्होंने बिल्डर के यहाँ घर लिया, घर का आज तक पोजीशन नहीं मिल पाया, बहुत सारे लोग दुखी हैं, तो ऐसे में इनका पैसा वापस दिलाया जाए, जो बिल्डर है उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए, मॉर्गेज कर लिया जाए और उसको नीलाम करके इनका पैसा दिलवाया जाए। तो इन्होंने कहा कि इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट आने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम ऐसे मामलों को सुनने लग जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो जो है ऐसे ही बिल्डरों के मामले सुनने का कोर्ट बन के रह जाएगा। और इसके अलावा ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट कोर्ट वर्ड यूज़ किया है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट कोर्ट बन के रह जाएगा। आपके पास रेरा है, आपको पता है रेरा बनाया गया, रियल इस्टेट से जुड़े हुए एक अथॉरिटी अलग से बना दी गई है पूरे मामले की जांच करने के लिए, सुनने के लिए, शिकायतों के लिए, निपटारे के लिए, सब कुछ बना दिया गया। उसके पास ये तमाम अधिकार हैं। इस बेंच का कहना है सुप्रीम कोर्ट की ये कि उसके पास तमाम अधिकार हैं, वो भी जो है बिल्डर की प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं और वो भी पोजीशन दिलवा सकते हैं और वो भी जो घर खरीदार है उसका पैसा वापस दिलवा सकते हैं। उसके पास तमाम अधिकार हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक आना उचित नहीं है, ये चलन ठीक नहीं होगा, ये कहते हुए पिटीशन को खारिज कर दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको नोट करके रखना चाहिए। वोट डालने के लिए NRI को भिजवाया जाए पोस्टल बैलेट। आप जानते हैं पोस्टल बैलेट एक तरीके का मत पत्र होता है जो उन लोगों को दिया जाता है जो उस वक्त जहां वोट डालना होता है वहां पे नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे सेना के लोग, बहुत सारे नौकरी पेशा लोग उस इलाके के कहीं कहीं हैं तो उनको भेज दिया जाता है, वो ठप्पा लगा के उसको बंद करके और रजिस्ट्री करके वापस भेज देते हैं। जिनको चुनावों की मतगणना जब शुरू होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट ही गिने जाते हैं। तो अब एक शख्स हैं, केरल के रहने वाले हैं, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं, के सत्यन उनका नाम है। उनकी तरफ से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। उनका कहना है, एक बात बताइए साहब, जिस वक्त चुनाव हो रहा था, कुछ लोग शिक्षा की वजह से यानी कि पढ़ने की वजह से, कुछ लोग हेल्थ की वजह से यानी कि अपनी बीमारी की वजह से, कुछ लोग अपने कारोबार यानी कि काम धंधे की वजह से और कुछ लोग अपने नौकरी पेशा होने की वजह से सफ़र में होते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं, वो वोट नहीं डाल पाते। तो ऐसे में पोस्टल बैलेट की व्यवस्था कराई जानी चाहिए और वो लोग वहीं से अपने वोट का प्रयोग कर सकें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो जारी कर दिया चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को, लेकिन साथ में एक चीज़ कही, वो आपको नोट करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट डालने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगर कोई शख्स वोट नहीं देता है तो उससे उसके किसी अधिकार पे कोई असर नहीं पड़ता है कि जी ये तो वोट नहीं दे रहे, इनको तो फला चीज़ से वंचित कर दो देश की। ऐसा नहीं है, ये उसका अपना स्वेच्छा सा अधिकार है। वो वहाँ रहते हुए भी वोट नहीं देते बहुत सारे लोग, तो ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने किया और ना ही किसी को बाध्य किया जा सकता है कि वोट दे। वोट देना उसका अपना विवेक अधिकार है, वो दे ना दे ये उसकी आस्था पे निर्भर करता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई अमेरिका में बैठा है तो उसको पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जाए, वो केरल में वोट डालेगा, ये चीज़ थोड़ी समझ से बाहर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि चुनाव सुधार हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं सारी करना, चुनाव सुधार के लिए चुनाव आयोग है, सरकार है, उसको इस बारे में गौर करना चाहिए। फिर भी नोटिस जारी कर दिया है, जवाब तलब कर लिया है, देख लेंगे इस पूरे मामले में निकल के क्या आएगा। पर जो भी होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्या NRI जो विदेशों में बैठे हैं अब वो यहाँ वोट डाल सकेंगे और उनको पोस्टल बैलेट मिल सकेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये इस बुलेटिन की आखिरी खबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। दिशा रवि को आप लोग जानते होंगे, जिसको दिल्ली पुलिस जाके बेंगलोर से गिरफ्तार कर लाई। नियम अनुसार उसको वहाँ की अदालत के सामने पेश करना चाहिए था, वहाँ से ट्रांजिट रिमांड बनवाने के बाद उसको यहाँ लाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने वहाँ से उठाया, रात भर सफ़र किया और फिर ला के उसको यहाँ कोर्ट के सामने पेश किया और उसको फिलहाल जेल में डाल रखा है। 5-6 दिन की उसको जो है रिमांड में ले रखा है, न्यायिक हिरासत में ले रखा है। तमाम चीज़ें चली रही हैं, आप देख रहे हैं। अब दिशा रवि जो हैं वो अपने वकील के जरिए यानी कि दिशा रवि का वकील दिल्ली हाईकोर्ट पहुँच गए हैं। उन्होंने टाइम्स नाउ इंग्लिश का चैनल है, इंडिया टुडे इंग्लिश का चैनल है, न्यूज़ 18 पूरा ग्रुप है, उसके खिलाफ मुकदमा ठोंक दिया है। कहा है कि एक तो सूचना प्रसारण मंत्रालय को
सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश जारी करना चाहिए कि वो जो ये चैनल हैं इन पर लगाम लगाने का काम करे, इनसे जर्नलिज्म का जो एथिक्स है वो पालन करवाए। अब जर्नलिज्म का एथिक्स कौन जान रहा है? सुन लो भाइयों बहनों, अरे भैया नीचे करंट लगा हुआ है क्या, ऐसे क्यों कूद रहा है? तो जर्नलिज्म के एथिक्स तो अब रही नहीं है। कोई खड़ा होके रात को काला कोट पहन के नफरत फैला रहा है, कोई बैठ के चीख चीख के चिल्ला रहा है। ऐਵੇਂ ही सोचिए ना, एक अखबार 30 रुपए में छपता है, 5 रुपए में बिकता है, रोजाना 25 रुपए का घाटा होता है। लाखों अखबार रोज बिकते हैं तो दिन निकलते ही लाखों के नीचे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों के फायदे में वो लोग रहते हैं। कहाँ से चलता है धंधा? सोचिएगा कभी इस बारे में। और कौन इनके पर्दे के पीछे होता है कि पहले 4 साल पहले इंग्लिश का चैनल लाता है एक शख्स और फिर हिंदी का चैनल ले आता है और अब कह रहा है कि हर स्टेट में अलग अलग अपने चैनल स्टैब्लिश करेगा। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? इस पर भी कोई जवाब देगा। आखिर किसका पैसा वहाँ लग रहा है, कितनी इनकम हो रही है? और मीडिया की टीआरपी एंटरटेनमेंट चैनल के मुकाबले आखिर है कितनी? तो एडवर्टीजमेंट से तो इतना कमा नहीं सकते और खर्चे भी हैं, लेकिन वो आगे बढ़ा सकते हैं अपने धंधे को। छोड़िए खैर उस सब बात को, उस पर किसी और दिन मंथन करेंगे, आपके सामने रखेंगे। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय को कहा जाए कि वो इन लोगों से जर्नलिज्म के एथिक्स का पालन करवाए, ये एक चीज़ कही गई है। इसके अलावा कहा गया है कि जो इन न्यूज़ चैनल के सुपरविज़न करने के लिए एनबीएस से बना हुआ है उसको भी नोटिस जारी किया जाए, उससे पूछा जाए कि जब ये लोग इस तरीके से भड़काऊ नफरत वाली जर्नलिज्म करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, जिसको पत्रकारिता का नाम देते हैं, तो उस पर एनबीएस से क्यों अंकुश नहीं लगा पाता है। साथ ही ये लोग जो न्यूज़ एजेंसी से कुछ चीज़ें कलेक्ट करने के बाद व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और जिस तरीके का मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, इस पर रोक लगवाई जाए। ये 3-4 डिमांड के साथ एक पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। अब देखते हैं दिल्ली हाईकोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेगा, या इसको खारिज करेगा, या नोटिस जारी करेगा। बता दें ऐसी ही पिटीशन तबलीगी जमात के टाइम दाखिल की गई थी, जिस पर आज तक सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ऐसी ही पिटीशन जब वो रिया चक्रवर्ती वाला मामला आया, जिसमें कहा गया तमाम बॉलीवुड सुट्टा मार रहा है, स्मैक पी रहा है, तो वो बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्म स्टार आए थे, उनकी तरफ से दाखिल है। अब यहाँ पे ऐसी ही पिटीशन लेकर तीसरा रवि चली गई है। लगता है अदालतों को भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, और सिस्टम तो जो है वो शायद पंगु बन के रह गया है। वरना ऐसे मामले लगातार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट को एक खुला सुनवाई करना चाहिए और इन चैनल्स को इनकी औकात बता देनी चाहिए कि अपनी दलाली चाटुकारी के लिए इस देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।